हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ BBMKU सेमेस्टर 1 सेशन 2023 टू 27 जिनका भी AEC हिंदी है उनके लिए एक नया वीडियो। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि AEC हिंदी इस साल मतलब इस सेमेस्टर 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए यह रहा AEC हिंदी का सिलेबस जो कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का सेम ही होने वाला है। तो ये देखिए, तो इस जो हमारा पेपर होगा वो 50 मार्क्स का होगा टोटल, है ना। 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो इसमें टोटल 2 यूनिट्स हमें पढ़ने हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2। तो यूनिट 1 में देखिए क्या क्या पढ़ना है। समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, लिंग निर्णय, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पल्लवन एवं संक्षेपण, ठीक है। और यूनिट 2 में पढ़ने हैं, यूनिट 2 में देखिए पढ़ने में संप्रेषण, अवधारणा और महत्व, फिर संप्रेषण के प्रकार, माध्यम एवं तकनीक। तो ठीक है, बहुत छोटे छोटे ही हमें इसमें टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे हमारे समास से, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम समास क्या होता है, समास के बारे में समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, समास क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए समास का अर्थ है संक्षिप्त करने की प्रक्रिया, है ना, या संक्षेपीकरण, ठीक है। समास का अर्थ क्या है, संक्षिप्त यानी छोटा करने की जो प्रक्रिया है। किसी शब्द को, किसी ढेर सारे शब्द को मिलकर एक छोटा करके नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है उसे ही समास कहते हैं। अर्थात जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को पास पास लगाकर एक नया सार्थक शब्द बनाया जाता है तो शब्दों को इस तरह संक्षेप करने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं, ठीक है। यानी 2 या 2 से अधिक, है ना, शब्द से मिलकर जो एक नया शब्द बनता है तो इस प्रोसेस को ही, इस प्रक्रिया को ही हम समास कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे रसोई के लिए घर, ठीक है, ये ढेर सारे शब्द हैं, मिलकर एक नया शब्द बना कर रसोई घर। तो ये जो संक्षिप्त किए इतना सारे शब्दों को हम एक शब्द में, तो इस संक्षेपीकरण की जो प्रक्रिया है उसे ही समास कहते हैं, ठीक है। और भी देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं समास के। देखिए हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री, कमल के समान है नयन जिसके, अर्थात श्री राम नयन कमल, इसके लिए हम यूज किए कमल नयन, नियम के अनुसार, नियमानुसार। तो ये सब समास के एग्जाम्पल्स हैं, ओके। और भी यहाँ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे देखिए गायों के लिए जो शाला यानी गायों के लिए जो घर उसे बोलते हैं गौशाला, डाक के लिए घर डाक खाना, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हुए हमारे समास के। यानी सिंपल टर्म्स में हम समझें तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जब नया शब्द बनता है ना, तो इस नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रक्रिया को तो हमने समास कहा, नया शब्द बनाने के लिए जो प्रक्रिया है उसे समास कहा। अब देखिए समस्त पद क्या होता है, ठीक है। समस्त पद क्या होता है, तो सामासिक प्रक्रिया में बने नए शब्द को समस्त पद कहते हैं, ठीक है। तो जो संक्षेपीकरण की प्रक्रिया में हमने जो नया शब्द बनाया उसे ही समस्त पद कहा जाता है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे हम पुस्तक के लिए आलय, तो हमने समास का प्रयोग किया और उस संक्षेपीकरण किया और उससे नया शब्द क्या बनाया, पुस्तकालय। तो ये जो नया शब्द बना ना, जो ढेर सारे शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बना पुस्तकालय, देखिए यहाँ पे पुस्तक के लिए आलय, ढेर सारे शब्द हैं तो उनके लिए एक शब्द बना पुस्तकालय। तो इसी जो शब्द है इसी को हम लोग बोलते हैं समस्त पद, ओके। देखिए समुद्र तक, तो आसमुद्र, जो यहाँ आसमुद्र है वो हो गया समुद्र, समस्त पद, ठीक है। और राजा और रानी से मिलकर बना राजा रानी, तो ये हो गया हमारा राजा रानी समस्त पद, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब भाई देखते हैं पूर्व पद और उत्तर पद क्या होते हैं, ठीक है। तो समास में 2 शब्द होते हैं, है ना, यानी 2 पद को ही शब्द कहा जाता है। तो समास में जो है 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है, ठीक है। जैसे गंगा जल, तो इसमें गंगा जो है वो पूर्व पद है और जल है वो उत्तर पद है। यानी जो समास में जो पहला पद है ना, जो पहला वाला शब्द है उस पूर्व पद कहा जाता है, और जो लास्ट वाला शब्द है अंतिम वाला उसे उत्तर पद कहा जाता है ना। जैसे गंगा जल में गंगा हो गया पूर्व पद और जल उत्तर पद, ठीक। तो आइए देखते हैं अब समास के भेद, ठीक है। तो समास के कितने भेद होते हैं, ये देखिए समास के यहाँ पर मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो आइए इनको एक एक करके हम अच्छे से विस्तार से देखते हैं, समझते हैं। जो हमारा समास का पहला भेद है वो है अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास क्या होता है ये जानते हैं। तो जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो
उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, है ना। जिस समास में उसका पूर्व पद यानी जो पहला वाला पद है, जैसे यहाँ पे है प्रतिदिन, तो प्रति जो है वो पूर्व पद है ना। तो जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो और अव्यय हो, अव्यय का मतलब होता है जो खर्च ना हो, यानी जो किसी भी रूप में चेंज ना हो, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमें चेंज करना है, यहाँ पे देखो प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का पूर्व पद क्या है, प्रति। तो प्रति का कोई लिंग हम चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं। वचन नहीं, कारक भी इसका चेंज नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह के जो समास है जिसमें पूर्व पद प्रधान हो और अव्यय हो, उससे कहते हैं हम अव्ययी भाव समास। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता है और वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। तो इसी समास को कहते हैं अव्ययी भाव समास। इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, नीर, यथा, यावत आदि उपसर्ग शब्द का बोध होता है। देखिए इसमें जो पहला शब्द होता है ना, यानी कि जो पूर्व पद होता है वो उपसर्ग होता है। उपसर्ग कौन कौन से उपसर्ग, यानी कि जो किसी भी समास का जो अगर आप देखेंगे कि पहला जो शब्द है वो उपसर्ग है, ये सब अ से स्टार्ट है, आ से स्टार्ट है, अनु से स्टार्ट है, प्रति से शुरू होगा, या फिर हर से, भर से, नी से, या नीर से, या यथा से, या आवत से, तो आप इजीली उसको जान सकते हो कि वो अव्ययी भाव समास ही होगा। जैसे यहाँ देखिए यथाशक्ति, ठीक है, तो यथाशक्ति का पूर्व पद क्या है, यथा है ना, यथा उपसर्ग, तो ये हो गया अव्ययी भाव समास। जैसे प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, प्रति से, जो कि उपसर्ग है ना। तो ये हो गया हमारा अव्ययी भाव समास। कि यहाँ पर और भी कुछ उदाहरण दिए हुए हैं अव्ययी भाव समास के। ये देखिए यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, आजन्म, घर घर, रातों रात, आमरण, अभूतपूर्व, निर्भय, अनुकूल, भरपेट, बेशक और खूबसूरत। तो ये रहे कुछ उदाहरण अव्ययी भाव समास के। अब देखते हैं आगे। तो तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और गौण मतलब गायब, तो उसमें जो पूर्व पद है लगभग गायब रहता है, मतलब उसका मतलब गायब हो जाता है, जैसे उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, जैसे ये कारक से जुड़ा समास होता है, इसमें ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होते हैं उसी कारक वाला जो समास होता है। ठीक है, इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए क्या है, आइए समझाती हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे धर्म ग्रंथ, ठीक है, तो धर्म ग्रंथ जो है तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, इसका समास विग्रह करेंगे तो धर्म का ग्रंथ। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होगा कि कारक क्या होता है, का, के, से, है ना, से, ये सब क्या होते हैं, कारक होते हैं। ठीक है, तो इससे विग्रह करने पर ना हमेशा कारक चिन्हों का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे धर्म का ग्रंथ, तो यहाँ का प्रयोग हुआ, राजा का कुमार, तो इसमें भी का प्रयोग हुआ। तो ये ऐसे जो समास रहते हैं उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। ठीक है, और जब हम इसका मतलब इसका विग्रह से मतलब ढेर सारे शब्दों के मेल से हम जब नया शब्द बनाएंगे ना, जैसे यहाँ पे धर्म का ग्रंथ को जोड़कर हम बनाया धर्म ग्रंथ, तो वही कह रहा है यहाँ पर कि कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, यानी जो कारक चिन्ह होते हैं जैसे का, के, ये सब गायब हो जाते हैं। गायब हुए ना, धर्म का ग्रंथ से हमने क्या बनाया, धर्म ग्रंथ, तो इसमें का जो है विभक्ति चिन्ह वो गायब हो गया। तो इसी तरह के समास को कहते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, इस समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। ठीक है, द्वितीय पद अर्थात बाद वाले पद के विशेष होने के कारण इस समास में उसकी प्रधानता रहती है। ठीक है, तो इसमें जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद यानी जो हमारा उत्तर पद होता है वो विशेष्य होता है। तो इसलिए जो उत्तर पद होता है वो हमारा प्रधान होता है। ठीक है, देखिए इसका इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए तत्पुरुष समास के उदाहरण, धर्म का ग्रंथ, तो धर्म ग्रंथ, राजा का कुमार, राजकुमार, तुलसीदास कृत यानी तुलसी द्वारा कृत। ठीक है, तो इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर, ठीक है, कर्ता जो कारक है यानी कर्ता का कारक क्या होता है, ने, और संबोधन यानी हे, अरे, ये सब आपने आई होप पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। देखिए तो इसमें जो कर्ता कारक है ना, कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी जो 6 कारक होते हैं ना वो सारे इसमें वो सारे चिन्हों का प्रयोग इसमें हो जाता है। जैसे कर्ता ने होता है तो ने का प्रयोग तो नहीं हुआ है ना, अभी तक देखा आपने एग्जाम्पल्स, तो उसमें ने का प्रयोग नहीं हुआ है। और संबोधन क्या होता है, हे या फिर अरे, है ना, तो ये सब
इन सभी विभक्ति चिन्हों का यानी इन सभी चिन्हों का प्रयोग यहाँ ना होकर के बाकी जो से है ना वो छह कारक है वो सभी का प्रयोग होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि से का होता है, का होता है। ठीक, तो ये होता है कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए समास का तीसरा भेद है कर्मधारय समास। ठीक है, तो कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, जिसके लिंग वचन भी समान होते हैं, जो समास में विशेषण विशेष और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, कर्मधारय समास कहते हैं। तो कर्मधारय समास में व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है। कर्मधारय समास के विग्रह में जो, है के समान, जो तथा रूपी शब्दों का प्रयोग होता है। देखिए आप लोगों को मैं समझाती हूँ। देखिए उपमेय मतलब उपमान मतलब तुलना, इसमें तुलना होता है। ठीक है, और इसमें इसका जो समास में होता है ना उसको विग्रह करने पर है, जो या फिर के समान है जो या रूपी, तो इन सभी का प्रयोग होता है। ठीक है, जो या फिर के समान है जो या रूपी, इन सब से शब्दों का प्रयोग होता है, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए एग्जाम्पल्स। चंद्रमुख। ठीक है, तो चंद्रमुख का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? चंद्रमा के समान मुख वाला, है ना। तो इसमें जो के समान का प्रयोग हुआ ना, है ना, के समान, देखिए उदाहरण तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे चंद्रमुख है। ठीक है, तो चंद्रमुख का हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? चंद्रमा के समान मुख वाला। ठीक है, तो इसमें देखिए के समान का प्रयोग हुआ है ना विग्रह में, के समान, तो ये हो गया कर्मधारय समास। ठीक है, ये विशेषता बता रहा है कि मुख तो है लेकिन किसके समान? चंद्रमा के समान। ठीक है, तो ये हो गया कर्मधारय समास। और देखिए दही वड़ा यानी दही में डूबा हुआ वड़ा। ठीक है, ये तुलना कर रहा है या विशेषता बता रहा है, इसमें कर्मधारय समास होता है। देखिए गुरुदेव, तो गुरु रूपी देव, तो रूपी का प्रयोग हुआ तो वो भी हो गया कर्मधारय समास। ठीक है, अब हो गया चरण कमल यानी कमल के समान चरण। देखिए उसमें तुलना हुआ यानी उपमा हुआ, है ना। तो ये सभी जो है हमारे वो कर्मधारय समास में आते हैं। और देखिए यहाँ पर है नील गगन यानी नीला है जो गगन, तो इसमें है जो आया, है जो का प्रयोग हुआ, तो ये हो गया जिसमें उपमा हो, जिसमें है जो, जिसके विग्रह करने पर है जो, समान या फिर रूपी शब्दों का प्रयोग हो ना, उसे ही कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा भेद है समास का वो है द्विगु समास। ठीक है, तो द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है। ठीक है, और इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। ठीक है, इसमें समूह और समाहार का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको समझ में आएगा। देखिए नवग्रह। ठीक है, तो नवग्रह यानी 9 ग्रहों का समूह। ठीक है, तो देखिए इसमें जो पूर्व पद है वहाँ ये क्या है? संख्यावाचक है, 9, है ना। और यहाँ दो, देखिए दोपहर, तो इसमें भी जो 2 है पूर्व पद है, तो ये संख्या बतला रहा है ना कि 2 है संख्या। ठीक है, तो ये हो गया हमारा द्विगु समास। त्रिवेणी, त्रि जो है, त्रि का मतलब होता है 3, तो ये भी संख्या बता रहा है। पंच मतलब 5, तो ये भी संख्या बता रहा है। त्रिलोक यानी 3, तो ये भी संख्या बता रहा है। शताब्दी, तो आपको पता है शताब्दी यानी कि 100 अंकों का, 100 अब्दों का समूह, है ना, यानी 100 वर्षों का समूह होता है, तो ये भी संख्या बता रहा है। तो इसमें संख्या का बोध होगा, अर्थ का नहीं। ठीक है, तो ऐसे समास जिनको विग्रह करने पर हमें संख्या का बोध हो, किसी अर्थ का नहीं, तो वैसे समास को कहा जाता है द्विगु समास। ये देखिए इजी है, इससे हम आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है जो उत्तर पद या पूर्व पद में से कोई भी ये संख्यावाचक हो सकता है। देखिए यहाँ पे नवग्रह में 9 है, दोपहर में 2, त्रिवेणी में त्रि, पंचतंत्र में पंच, त्रिलोक में त्रि, शताब्दी में तो आपको पता ही चल रहा है कि संख्यावाचक है। तो ऐसे समास को द्विगु समास कहा जाता है। देखिए और भी कुछ उदाहरण है। सप्तऋषि, त्रिकोण, सप्ताह, तिरंगा, चतुर्वेद, तो ये सब हो गए हमारे द्विगु समास जिसमें संख्या का बोध हो, अर्थ का नहीं। ठीक है ना, जो संख्या बतलाए, जिसका पूर्व पद या फिर उत्तर पद में से कोई भी संख्यावाचक हो, तो वो होता है हमारा द्विगु समास। अब नेक्स्ट है हमारे पास द्वंद्व समास। ठीक है, तो द्वंद्व समास क्या होता है? इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, इसमें किसी भी पद का गौण नहीं होता। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। इसका विग्रह करने पर और, अथवा, या,
एवं का प्रयोग होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह यानी डैश या फिर या का प्रयोग, या का बोध होता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे है जल वायु। ठीक है, तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना, उत्तर पद भी और पूर्व पद भी। देखिए जल भी प्रधान है और वायु भी प्रधान है ना। दोनों पद में से क्या हम इसी एक को गौण करेंगे तो मतलब पता चलेगा नहीं ना। जल अलग है, वायु अलग शब्द है, तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अपना पराया, और देखिए कभी कभी क्या होते हैं एक दूसरे के विलोम भी होते हैं, है ना। देखिए अपना पराया, है ना। पाप पुण्य, राधा कृष्ण। ठीक है, तो और इसमें डैश का यूज होता है या फिर या का प्रयोग, है ना। तो ये सब जो समास होते हैं वो द्वंद्व समास होते हैं। यहाँ डैश का प्रयोग हुआ ना, पाप पुण्य, राधा कृष्ण, अन्न जल, नर नारी, तो ये सब जो समास है वो होता है द्वंद्व समास। ठीक है, तो इसके विग्रह करने पर क्या लिखेंगे, इसमें इसके विग्रह करने पर यूज कौन कौन से होगा। देखिए क्या क्या ये शब्द यूज होंगे। इसका अगर हम विग्रह करें जैसे जलवायु, जलवायु का हमने विग्रह किया तो क्या होगा, जल और वायु, है ना। तो इसमें और शब्द आया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है और का प्रयोग होगा। अपना पर आया, या का यहाँ पे आया, तो या भी यहाँ दिया हुआ है, अथवा, है ना, तो अथवा भी आएगा। ठीक है, तो ये सभी शब्दों का अगर प्रयोग हो विग्रह करने पर किसी समास में तो वो होता है द्वंद्व समास। ओके, देखिए यहाँ पर राधा कृष्ण, तो राधा और कृष्ण। ठीक है, और का प्रयोग हुआ। अन्न जल, तो अन्न और जल। नर नारी, नर और नारी। गुण दोष यानी गुण और दोष। देश विदेश, देश और विदेश, तो ये सब हो गए हमारे द्वंद्व समास। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा समास का जो छठा भेद है वो है बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो देखिए बहुव्रीहि समास क्या होता है। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वो तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर वाला, है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, यानी देखिए वैसा समास जिसमें जो उत्तर पद या पूर्व पद, दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद से मिलकर जो किसी तीसरा पद बनाते हैं वो प्रधान होता है इसमें, है ना, तो वो होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, और जब इसका विग्रह करेंगे तो ये सब शब्द आएंगे, वाला, है, जो, जिसका, जिसकी, ये सब। ठीक है, तो देखिए दूसरे शब्दों में हम कहें तो जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद ही प्रधान हो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, इसमें बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, जिसमें कि मान लीजिए पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में से कोई भी प्रधान ना होकर किसी दूसरे पद की ओर संकेत यानी इशारा करते हैं, तो वो जो समास होता है वो बहुव्रीहि समास होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ नीलकंठ। ठीक है, तो इसका हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह, तो इसका क्या आएगा, नीला है कंठ जिसका, तो यहाँ पे आएगा अर्थात। अर्थात क्या, शिव, तो ये किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है। इसमें तीसरा पद कौन है, शिव है ना, शिव की ओर इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है, तो ये जो हो गया ये सब बहुव्रीहि समास हो गया। यहाँ दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद शिव की ओर संकेत किया, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। ठीक है, इस समास से समासगत पदों में कोई भी प्रधान नहीं होता बल्कि पूरा समस्त पद ही अन्य पद का विशेषण होता है। ठीक है, मतलब दोनों पद प्रधान ना होकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें तो वो होता है बहुव्रीहि समास। और आइए उदाहरण के द्वारा देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देखिए इसका एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। देखिए गजानन, तो गजानन का विग्रह करने पर आएगा गज का आनन है, गज का आनन है जिसका, अर्थात गणेश, तो गणेश की ओर इशारा हुआ, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। त्रिनेत्र यानी तीन है नेत्र जिसके, अर्थात शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, अर्थात विष्णु। पीताम्बर, पीले वस्त्र जिसके, अर्थात कृष्ण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु। इस वीडियो में हमने समास क्या होता है वो समझा, फिर समास के जो 6 भेद हैं उन्हें भी जाना। वैभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि, ये सारे समास हमने एक एक करके समझ लिए हैं। और ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर आराम से ज्वाइन हो सकते हैं। और आपको सारी PDF इस नोट्स की
मतलब सारे जो PDF हैं नोट्स के जो मैंने पढ़ाया है वो मिल जाएंगे वहाँ पर, और साथ ही साथ एडिशनल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी वहाँ पे PDF के फॉर्मेट में दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से जाइए और जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।